Welcome all to this webinar series for paramedics, ensuring infection prevention and safe motherhood practices. आप सभी पैरामेडिकल्स का इस वेबिनार में स्वागत है जो इंश्योरिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन मतलब इन्फेक्शन कैसे रोका जाए और हमारी माताएं जो बच्चे डिलीवर करेंगी सुरक्षित मातृत्व को कैसे बढ़ाया जाए और उनकी एक सफल डिलीवरी और जिसमें हमारी माताएं और बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ अस्पताल से जाएं। ये एक ऐसी मुहिम है, दिस इज अ प्रोग्राम which has been started by Foxy and Jepaigo in collaboration with Abbott India. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारी फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जिसमें 35,000 गायनेकोलॉजिस्ट हैं और जेपाइगो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है ये क्योंकि हम सबका ऐसा मानना है कि हमें सभी डॉक्टर्स के साथ साथ उनके साथ जुड़े हुए पैरामेडिकल्स को भी उसी तरह ट्रेन करना है, उन्हीं उसी तरह समझाना है, उसी तरह उनका स्किल डेवलपमेंट करना है जिससे वो बेहतर सर्विसेज दे पाएं। तो आज हमने ये माध्यम चुना है जिसमें आप सभी लोग पूरे इंडिया भर से सब लोग जुड़े हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि ये कई सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के पैरामेडिकल्स जुड़े हुए हैं, बहुत सी प्राइवेट संस्था के पैरामेडिकल्स जुड़े हुए हैं और कई सारे नर्सिंग इंस्टीट्यूट के भी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉक्सी की तरफ से, सेफ मदरहुड कमेटी फॉक्सी की तरफ से हम सभी आप सबका धन्यवाद देते हैं। मैं साथ में धन्यवाद देना चाहती हूँ फॉक्सी की ऑफिस बेरर्स को, खास तौर से हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर अल्पेश गांधी जी से को जो गुजरात के हैं और उनका ऐसा विजन था कि हमें सभी पैरामेडिकल्स को जितना हो सके, जितना हम कर पाएं, उनको ट्रेन करना है। तो हमारे साथ आज डॉक्टर अल्पेश गांधी जी भी जुड़े हैं और वो अभी आपको संबोधित करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि फॉक्सी एक ऐसी संस्था है जिसमें बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट जुड़े हैं और वो आपसे इन्फेक्शन प्रिवेंशन और सेफ मदरहुड प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे। सारे जितने टीचिंग आपकी होगी वो सब सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू होगी। सारे सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो पैरामेडिकल की ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, वो सब आपको सिखाएंगे। इसी तरह आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर फागुन शाह जी जो आपको डिजीज ट्रांसमिशन के बारे में पहला वेबिनार देंगे। मैं समझती हूँ शायद कुछ लोगों को दिक्कत होगी समझने में या टाइप करने में, तो उसके लिए मैं अपना नंबर शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग लिख लीजिए 85741 26787 26787। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बाद में हो तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। काइंडली नोट माय फोन नंबर 85741 26787। Save this number. If you have any problem, you can call after the webinar and ask your question. I'll direct the question. मैं स्पीकर से पूछ लूंगी। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एबट को और जेपाइगो को, खासतौर से मेरी सेफ मदरहुड टीम जिन्होंने हम सबको आपस में जोड़ा है और आज इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जुड़े हैं। मैं बता देना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ 2000 से ऊपर पैरामेडिकल्स जुड़े हुए हैं और इस समय हमारे सीनियर कुछ मेंबर्स का मैं धन्यवाद दूंगी, जैसे डॉक्टर हेमा दिवाकर, डॉक्टर संजय गुप्ते सर, डॉक्टर पाई, मेरी टीचर डॉक्टर चंद्रावती जी और अन्य कई सारे हमारे गुरुजन हैं जिन्होंने ये डायरेक्शन दिया है कि हमें आप लोग को पढ़ाना है। आप लोग को बहुत चीज़ें पता होंगी लेकिन मेरा निवेदन है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लिसन टू ऑल दीज वेबिनार्स, दे आर इम्पॉर्टेंट। और जो लोग सारे वेबिनार्स अटेंड करेंगे, ये वेबिनार्स एवरी वेडनेसडे सैटरडे, मैं फिर से दोहराती हूँ, एवरी वेडनेसडे सैटरडे 3 बजे होंगे, जिसमें कि फॉक्सी के मेंबर्स और जेपाइगो टीम के मेंबर्स, जॉन हॉपकिंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी टीम के मेंबर्स आपको बताएंगे और सिखाएंगे। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए।
अपने साथ और लोगों को जोड़िए और उनको बताइए कि आप इस लिंक से जुड़िए और ये वेबिनार्स देखिए। एक और रिक्वेस्ट है, जस्ट वन मोर रिक्वेस्ट, काइंडली लॉग इन विद योर नंबर एंड विद योर फोन नंबर, क्योंकि इसका रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा और जो वेबिनार्स सारे लोग अटेंड करेंगे उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि हैंड्स ऑन स्किल ट्रेनिंग दें और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन उन लोगों को दिया जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने प्रेसिडेंट डॉक्टर अल्पेश गांधी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आप लोगों को संबोधित करके ये वेबिनार शुरू करें। डॉक्टर अल्पेश गांधी जी, आप कृपया इन बच्चों को संबोधित करिए। Dr. Preeti Kumar, a very good afternoon to all of you. Namaskar. I welcome you all on behalf of Foxy. जैसे प्रीति कुमार जी ने बताया, फॉक्सी ये भारतवर्ष में प्रैक्टिस कर रहे 38,000 गायनेकोलॉजीज की संस्था है और आपको ये बताते हुए हमें गर्व महसूस होता है कि फॉक्सी इज द लार्जेस्ट फेडरेशन ऑफ एनी मेडिकल स्पेशलिटी इन दी वर्ल्ड। मतलब ये भारत की सबसे बड़ी मेडिकल संस्था है ऐसा नहीं है, लेकिन दुनिया भर में कोई मेडिकल स्पेशलिटी की जितनी संस्था है उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट संस्था है। फॉक्सी बहुत पुरानी, बहुत टाइम से काम कर रही है, बहुत सालों से काम कर रही है। फॉक्सी एस्टैब्लिश्ड इन 1950। इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी, फर्स्ट रिपब्लिक डे के पहले से फॉक्सी अस्तित्व में है और काम कर रही है। और फॉक्सी का मेन एम है माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम करने का। और भारत में जितनी भी महिलाएं हैं वो सब महिला की हेल्थ केयर का काम कर रही है। ये हमारा विजन रहा है फॉक्सी का कि ये जब हम महिला की देखभाल कर रहे हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक केयर विदाउट योर सपोर्ट। हम क्लिनिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हैं, पर क्लिनिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर, नर्सिंग मैनेजमेंट जब दोनों मिलते हैं तब हम मरीज की सेवा कर सकते हैं। सो यू आर वेरी वेरी कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑल ऑफ अस और हम सब साथ मिलके मरीज की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए इस साल फॉक्सी ने ये विजन डिसीजन लिया है कि पैरामेडिक्स का, खास करके डिलीवरी, प्रसूति और जो उनके रिलेटेड और भी अदर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सब में आप लोगों की ट्रेनिंग किया जाए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम सब समझते हैं कि अभी फिजिकल ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है, पर जब लॉकडाउन नहीं होगा तो आगे फॉक्सी का ये भी विजन है कि स्किल स्टेशन पे भी आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए और जिससे आपको भी ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो, कॉन्फिडेंस भी आए, हम एक्चुअल में ड्रिल भी कर सकते हैं आगे जाके इमरजेंसी सिचुएशन में। तो ये सब हम करेंगे। फिलहाल अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो अभी जो बेस्ट हो रहा है वो डॉक्टर प्रीति जी ने आपके लिए सोचा है और वो हम सब मिलके कर रहे हैं। ये कोविड-19 के टाइम में मैं ये जो बात कर रहा हूँ वो आपकी टॉपिक रिलेटेड में बात नहीं कर रहा हूँ, पर आप लोगों जो सेवा कर रहे हो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, नर्सिंग स्टाफ कि आप लोग भी बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हो और अभी हम सबको मिलके ये एक जो चैलेंज है उसमें काम करने का है। I am thankful to Japaigo or Abbott
वो जो इस जो प्रोजेक्ट है उसमें जो उनका सपोर्ट है, उसके बगैर ये संभव नहीं है। और दूसरी एक बात बोलूँ तो प्रीति जी ने बहुत अच्छे टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, बहुत अच्छा मॉड्यूल बनाया है। आपको एक एक करके वो मॉड्यूल की ट्रेनिंग दिया जाएगा, टीच किया जाएगा। और जैसे बताया, बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट आपको सिखाने के लिए, आपको ट्रेनिंग देने के लिए ये सब आएंगे, और ये अच्छे अच्छे टॉपिक्स है। आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एंश्योरिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन। ये आप सब जानते हो कि माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर भारत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर फिर भी अभी हम डिजायरेबल लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। उसमें और भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये सब के लिए जो ये टॉपिक सिलेक्ट किए गए हैं, 10-12 टॉपिक, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेप्सिस, सेप्टिक, आपने ये सब इन्फेक्शन वर्ड सुने ही होंगे। और भारत में ऐसा बोल सकते हैं कि जो माता मृत्यु दर हो रहा है उसमें सेप्सिस वी कैन से कि नंबर 3 या 4 नंबर का कॉज है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में समझना, सीखना। और उसके लिए आज एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत बड़ी फैकल्टी आज हम लोगों के साथ है। डॉक्टर फागुन शाह, जो कि हम दोनों अहमदाबाद में साथ में है, एक दूसरे को बहुत समय से पहचानते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा, आप लोगों को पहली बार मौका मिल रहा होगा शायद उनको सुनने का। मैंने उनको बहुत बार सुना है, इसीलिए मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ही इज़ अ वेरी वेरी गुड ओरेटर। और आज आप सबको बहुत ही अच्छा सीखना मिलेगा, कोई बहुत ही अच्छा टेक होम मैसेज मिलेगा जो शायद आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आज बहुत ही अच्छी फैकल्टी फॉक्सी और सेफ मदरहुड कमेटी की ओर से प्रीति जी ने सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। तो उसके साथ मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहूँगा, और मैं प्रीति जी को और फागुन को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब ये आगे लिया जाए। और आज 2000 लोग हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद प्रीति जी को देना चाहता हूँ और आप सबको भी देना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। हमने कभी इतना बड़ा लेवल पे नहीं सोचा था कि जल्दी से पहले दूसरे प्रोग्राम में इतने लोग जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। आप इस बात को और भी आगे लेके जाओ। आज आप लेक्चर सुनेंगे, बाद में आपको महसूस होगा कि और लोगों को भी उसमें जुड़ना चाहिए। कितना अच्छा जानना मिलता है, सीखना मिलता है। तो और भी ये बेनिफिट दूसरे लोगों को जाओ बताओ, और लोगों को, दूसरे लोगों को भी इसमें इंक्लूड करो। ये मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। और इसके साथ मैं डॉक्टर प्रीति जी को आगे का कार्यभार और आगे का संचालन करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अल्पेश जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपका प्रोत्साहन हमारे लिए सराहनीय है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैरामेडिकल्स जुड़ें। धन्यवाद, आप मेरा मत दीजिए, धन्यवाद दीजिए इन सभी पैरामेडिकल्स का जो आज इस जगह जुड़े हैं और वो कन्विंस हुए कि उन्हें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक सर्टिफिकेट कोर्स है, और फॉक्सी से सर्टिफिकेट मिलना और जपाइगो से सर्टिफिकेट मिलना ट्रेनिंग प्रोग्राम का, ये खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस फ्रॉम फॉक्सी एंड सेफ मदरहुड कमेटी एंड जपाइगो। तो आज हम ये प्रोग्राम आगे शुरू कर रहे हैं, और आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। आज का टॉपिक है डिजीज ट्रांसमिशन। बीमारी कैसे फैलती है, क्या उसके कारण है, और कैसे ये एक दूसरे को असर कर सकती है या हार्म पहुंचा सकती है। हम सब बार बार कई बीमारियों के बारे में सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका डिजीज ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये बहुत बेसिक लेक्चर है। इसको आज प्रेजेंट करेंगे डॉक्टर फागुन शाह। जैसा कि डॉक्टर अल्पेश गांधी जी ने बताया, ये सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट हैं अहमदाबाद से,
और बहुत अच्छे ओरेटर हैं। और इन्होंने, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक एक स्लाइड जो आप लोगों को समझ में आए अपने आप बनाई हैं, और आप लोगों को he will teach you about the disease transmission. So thank you Dr. Fagun for joining. Now the stage is all yours. आप वेबिनार शुरू कर सकते हैं। Let me thank Dr. Alpesh Gandhi सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रोग्राम के मंच पे हमें प्रोत्साहित करने के लिए। एंड वी लुक फॉरवर्ड यू टू सीइंग अस थ्रू ऑल दीज 12 webinars in this series. Madam Chandravati, she is the national coordinator for this. Madam को सादर नमन। And a big thank you to a very dear friend of mine, Dr. Preeti, who is heading the Safe Motherhood Committee FOXI as a chairperson. सबसे पहले और सबसे ज़्यादा धन्यवाद और आपका स्वागत करता हूं जो लोग हमारे साथ दोपहर के 3 बजे, जो मैं भी जानता हूं बहुत मुश्किल टाइम और समय है जुड़ने के लिए, वो हमारे साथ ये प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। और all the doctors and the team of the Safe Motherhood Committee of FOXI under the chairpersonship of Dr. Preeti. You also have worked very hard. The team from Abbott and Jhpiego. I welcome and thank you all. The topic for today's discussion is disease transmission. जैसे डॉक्टर प्रीति जी ने बताया, संक्रमण होता है और संक्रमण फैलता है। संक्रमण फैलने के बाद बंदे को डिसीज होता है या उसको बीमारी होती है, ऐसा हम कहते हैं। सो अ पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड बट द इन्फेक्शन हैज टू स्प्रेड फ्रॉम समवेयर। वो जो व्यक्ति को संक्रमित करता है उसके बाद उसको हम मरीज बोलते हैं। सो अ नॉर्मल पर्सन गेटिंग इन्फेक्टेड विथ एन इन्फेक्शियस एजेंट, दैट कैन बी एनीथिंग विच वी विल डिस्कस, उसके बाद उसको डिसीज होता है और संक्रमण होने के बाद उसके चिन्ह जो दिखाई पड़ते हैं, वो संक्रमण की क्रिया, प्रक्रिया और लिंक को कैसे समझना है, ये बहुत ही बेसिक चीज है। जो अगर ये चीज आपकी समझ में आ गई तो आगे के होने वाले लेक्चर्स भी आपके लिए थोड़ा समझने में आसान हो जाएंगे, जो कि बाकी के 11 लेक्चर्स हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू डील विद द वेरी बेसिक्स ऑफ इट। कि संक्रमण जो हम बोलते हैं, सारी दुनिया बोलती है संक्रमण है, पर वो कैसे फैलता है? बोलने से फैलता है क्या? नहीं फैलता है। या चिल्लाने से फैलता है? नहीं फैलता है। देयर आर वेज एंड मीन्स, रास्ते उसके जिसकी वजह से वो फैलता है। खाने से फैलेगा, पानी पीने से फैलेगा, ये सब चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे और बहुत बेसिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप या तो उसमें टाइप कर सकते हैं या डॉक्टर प्रीति जी ने नंबर दिया है, वो नंबर पे भी आप बाद में बता सकते हैं। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। द ऑब्जेक्टिव्स आर, डिसीज कैसे, संक्रमण कैसे फैलता है उसकी जानकारी हम लेंगे और उसके पीछे के जो कारण है उसको हम समझेंगे। उसकी ट्रांसमिशन साइकिल बोलते हैं कि एक व्यक्ति को संक्रमित करने के बाद वो साइकिल रुकती नहीं है, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है। और इसी तरह ये जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, दैट कीप्स ऑन गोइंग, इट कीप्स ऑन इन्फेक्टिंग वन होस्ट टू द अदर होस्ट, वन पर्सन टू द अदर पर्सन, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। ये मूवमेंट कंटिन्यू रहता है। ये किस चीज पे डिपेंडेंट है? डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डिसीज ट्रांसमिशन इज द पासिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज फ्रॉम एन infected host to a non-specific individual or a group, regardless of whether the other individual. सिंपल वे में इसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक व्यक्ति से वो इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति में फैल, उसके माध्यम अलग अलग हैं। वो माध्यम कौन से हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वो जो होस्ट बोलते हैं, होस्ट या तो एक बंदा होता है जो अकेला संक्रमित हो सकता है, या तो एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, सारे इकट्ठे हुए लोगों को भी एक साथ ये इन्फेक्शन अपनी चपेट में ले सकता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये इसको डिसीज ट्रांसमिशन बोलते हैं। संक्रमण एक व्यक्ति से या एक होस्ट से दूसरे होस्ट को आगे लेके जाता है। 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखनी है, वो है सोर्स या रिजर्वॉयर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड ससेप्टिबल होस्ट। सोर्स मतलब जो संक्रमण का मूल रूप से जहां से उद्भव स्थान है उसको बोल सकते हैं। वो व्यक्ति हो सकता है, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे हम बात करेंगे कि कैसे वो फैलेगा, हवा से फैलेगा, खाने से फैलेगा, पानी से फैलेगा, जमीन से फैलेगा, पर्यावरण से फैलेगा, ये सब चीजें हैं, ये सब फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं इसमें। और ससेप्टिबल होस्ट है मतलब कि जिसकी इम्यूनिटी डाउन है उसको सबसे पहले पकड़ में लेगा और इन्फेक्ट करेगा। सो द सोर्स एंड रिजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन आर सपोज टू बी वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। Second is the mode of transmission. How does that infection spreads from one to the other person or a group of persons and individuals? That mode of transmission is very important that we need to understand. And susceptible host means most commonly the person who is having an immunity which is on a lower side and their chances of getting infected are very high. ट्रांसमिशन साइकिल कैसे होती है? इसकी संक्रमण को फैलने की एक स्पेसिफिक साइकिल, एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है? To be able to survive, the pathogen must leave the infected host, survive in the environment, enter a susceptible person or animal, develop and multiply in the infected host. इसका मतलब यह है कि to be able to survive, the pathogen must leave the infected host. जिसको संक्रमित किया है उसके शरीर से बाहर पैथोजन को, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ, उसको निकलना पड़ेगा अगर उसे दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करना है। तो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति या प्राणी के अंदर से निकल के वो दूसरे व्यक्ति या प्राणी को संक्रमित करेंगे। इसके लिए दैट पैथोजन हैज टू सर्वाइव एंड इन दैट फॉर्म लीव द इन्फेक्टेड होस्ट एंड गेट इनटू द बॉडी ऑफ अनदर होस्ट। जो दूसरा व्यक्ति है उसके शरीर में उसका प्रवेश बहुत ही आवश्यक है अगर इसको संक्रमित करना है। तो इन बिटवीन एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर के माध्यम से निकलने के बाद वो हवामान में, वातावरण के अंदर जाएगा, वहां से वो पैथोजन विल इन्फेक्ट द अदर होस्ट। सो दैट पैथोजन, दैट बैक्टीरिया, दैट वायरस, उसको एटमॉस्फेयर में जिंदा भी रहना है। सो दैट इज सेकेंड पॉइंट इन द लिंक। इट हैज टू कम आउट, देन इट हैज टू स्टे अलाइव। थर्ड पॉइंट इसमें साइकिल में आता है, इट हैज टू एंटर इनटू द ससेप्टिबल पर्सन और एनिमल। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन है, यूजुअली ये व्यक्ति जल्दी से संक्रमित होते हैं। इनके काफी व्यक्ति के शरीर में ये संक्रमण प्रवेश, ये पैथोजेंस प्रवेश करते हैं, पर सबको इन्फेक्शन नहीं होता है, सबको डिसीज नहीं होता है। ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, काफी सारे फैक्टर्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे। और एक बार दूसरे व्यक्ति या प्राणी के शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाने के बाद ये वहां पे मल्टीप्लाई होता है, वहां पे ग्रो करता है, और वो व्यक्ति को एक लेवल के बाद जब इन्फेक्शन बढ़ता है तो उसको डिसीज होने लगता है, सिम्टम्स आने लगते हैं, उसके चिन्ह दिखाई देने पड़ते हैं। सो ये ट्रांसमिशन का साइकिल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये समझना जरूरी था आपके लिए। उसका दूसरा पार्ट है, ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम अ करंट होस्ट टू द फ्यूचर होस्ट फॉलोज अ रिपीटेटिव साइकिल। कड़ी जाती है, दूसरे तीसरे व्यक्ति से कड़ी जुड़ती चली जाती है और लाखों लोगों को ये संक्रमित कर सकती है। दिस साइकिल कैन बी सिंपल एंड डायरेक्ट फ्रॉम द करंट होस्ट टू द फ्यूचर होस्ट। ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली ये संक्रमण या तो डायरेक्टली होता है या ये पैथोजन इनडायरेक्ट वे में उसको अफेक्ट करता है। डायरेक्टली होता है वो एक व्यक्ति को वो इन्फेक्ट करके दूसरे व्यक्ति में डायरेक्टली प्रवेश करता है, या तो ऐसे मैंने पहले बताया वो एक व्यक्ति को संक्रमित करने के बाद एनवायरनमेंट में जाता है, वहां पे रुकता है, वहां ग्रो करता है, इवन मल्टीप्लाई भी करता है और कैरियर होके उसके बाद में दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट करके दैट पर्सन ऑल्सो बिकम्स अ कैरियर एंड दिस साइकिल गोज ऑन। ये चेन कंटिन्यू रहता है। दिस कैन बी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग ट्रांसमिशन थ्रू मल्टीपल इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स। एनवायरमेंट में होता है तो वहां पे एक से ज्यादा कड़ी जो लिंक बोलते हैं उसको इन्फेक्ट करके वो दूसरे में जाते हैं। उसका भी मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा। सो ट्रांसमिशन साइकिल की बेसिक एलिमेंट्स जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें द फर्स्ट इज पैथोजन, जिसके हम जो इन्फेक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। आप बोलोगे जनरल टर्म्स में बैक्टीरिया बोलोगे, वायरस बोलोगे, हेलमिन्स बोलोगे, प्रोटोजोआ बोलोगे। अपने लिए बैक्टीरिया वायरस से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज फाइन इफ वी नो दिस इनफ। होस्ट इज जो व्यक्ति के अंदर या जो प्राणी के अंदर जो संक्रमण होता है, ये पैथोजन प्रवेश करता है, उसको होस्ट बोलते हैं। एग्जिट पॉइंट, जहां से इन्फेक्टेड व्यक्ति के शरीर के माध्यम से बाहर निकलना, उसको जैसे छींकता है बंदा, खांसी खाता है, स्टूल के माध्यम से, यूरिन के
एग्जिट पॉइंट्स है जहां से पैथोजन बाहर निकलता है और दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है। कैसे करता है? ट्रांसमिशन साइकिल के जरिए, जो मैंने बेसिक आपको बताया, हम उसकी देखेंगे आगे। एनवायरनमेंट जहां पे वो या तो रुकता है, वहां पे मल्टीप्लाई करता है, टेम्पररी रहता है और फिर से वो साइकिल कंटिन्यू करके दूसरे होस्ट में प्रवेश करता है। वो जो प्रवेश करता है वो है एंट्री पॉइंट। कैसे एंट्री पॉइंट है? वो सेम एंट्री पॉइंट्स है, या तो आपके नाक से प्रवेश करा, आपके मुंह से प्रवेश करा, इंजेक्शन के माध्यम से इंफेक्शन प्रवेश हुआ, कैथेटराइजेशन कभी कभी किया, उसके माध्यम से इंफेक्शन प्रवेश हुआ, आंखों के जरिए। ये सब चीजें ऐसी है जहां से इंफेक्शन बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं स्किन के माध्यम से, और फ्यूचर होस्ट जिसके अंदर ये इंफेक्शन प्रवेश होगा। ये ट्रांसमिशन साइकिल के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट वी विल लुक इनटू इफ वी हैव टू लुक एट द एंटायर कैफेटेरिया ऑफ द ट्रांसमिशन साइकिल principal points. They would be the pathogen. Principally, we would be concentrating only on bacteria and viruses, probably. So that covers the process remains the same for everything. Host, wherein it would infect the person. Exit points from the infected host. Entry points into the host which are susceptible. The transmission cycle that we have seen from the infected host going to the environment, going to the person who is getting infected. And the future host, that host which once again gets infected, would keep on infecting the other host and the cycle continues. So ये element of transmission जो मैंने बताया आपको, वो क्या है? पैथोजन है। वो मैंने बताया आपको, बैक्टीरिया, वायरस, उसको हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वो संक्रमण फैलाएंगे। होस्ट जिसके अंदर प्रवेश करेगा संक्रमण करने के लिए, जिसका शरीर है, आदमी, इंसान है या प्राणी है, that person is called as host, human being or an animal. एग्जिट पॉइंट जहां से एग्जिट करेगा संक्रमण, बाहर निकलेगा फैलने के लिए। ट्रांसमिशन, ट्रांसफर जैसे होगा, एनवायरनमेंट इन विच द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन टेक्स प्लेस। द एंट्री पॉइंट प्राणी के शरीर में जहां प्रवेश करता है। एग्जिट पॉइंट इज जहां से निकलेगा, एंट्री पॉइंट इज जहां निकलेगा। एंड द ससेप्टेबल पर्सन और एनिमल मीन्स द पर्सन whose immunity is low, और उसको जल्दी से वो ग्रसित करेगा और उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने के कारण उसको इन्फेक्शन के चांस होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब पिक्टोरियली अगर मैं आपको समझाऊं तो ये बहुत अच्छी एक डायग्राम है। इट फॉलोज अ रिपीटेटिंग साइकिल विच गोज ऑन। ये कैसे है ये आप समझो। द साइकिल कैन बी सिंपल विद डायरेक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम द करंट टू द फ्यूचर होस्ट, और कॉम्प्लेक्स वेयर द ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स। अब ये होस्ट हैं, आप देख लो, या तो ये होस्ट हैं, अगर आप, ये ह्यूमन बीइंग है, ये एनिमल है, इसमें से डायरेक्ट जाके ये होस्ट, जो दूसरा होस्ट है, ससेप्टेबल होस्ट है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है। यहाँ से ये संक्रमित व्यक्ति है, इन्फेक्शन का एग्जिट पॉइंट यहाँ है, यहाँ से निकला और सीधा ये व्यक्ति को संक्रमित किया, ये डिसीज इनमें होगा। ऐसा ही एनिमल से होगा, यहाँ से डायरेक्ट जाएगा और इनको संक्रमित करेगा। अगर ये प्रोसेस, इसको डायरेक्ट साइकिल कहते हैं। अगर इनडायरेक्ट साइकिल में जाओगे तो इन्होंने अगर कुछ खाना खाया, इधर खाना खाया, सॉइल में गया, इन्होंने जैसे स्टूल पास करा, यूरिन पास करा, ये कंटामिनेट हो गया, ये इन्फेक्टेड हो गया, इसमें से कुछ खाना बना, ये अगर इनके यहाँ खाने में गया, पानी में गया, या ये जो सॉइल है उसके जरिए गया। सो दिस कैन बी द इनडायरेक्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन साइकिल इज डायरेक्ट थ्रू द इन्फेक्टेड होस्ट इनटू द पर्सन who is susceptible, or through the indirect host where it goes in the environment and then affects. So ये इस तरह से direct और indirect को आप जल्दी से समझ पाएंगे। Pathogens are the organisms which causes infections. जो बैक्टीरिया और वायरस है जो संक्रमण फैलाते हैं, उसको टेक्निकली we call them as pathogens. Pathogens are very specific to humans. Pathogens are very specific to animals also. Most of the times animals to human transmission or human to animal transmission जो बोलते हैं वो बहुत कम होता है। It is all a very detailed analytical subject we are not concerned with. We will concentrate only on, हमारा उद्देश्य मूल ये आज ये है कि ह्यूमन ट्रांसमिशन को हम अच्छे से समझे, ताकि आगे आने वाले वेबिनार्स में आपको ईज आउट हो जाए। लाइफ साइकिल ऑफ अ पैथोजन। अब पैथोजन कैसे अपना लाइफ साइकिल फॉलो करेगा। एक पैथोजन ऐसा नहीं है कि एक पैथोजन सीधा किसी के शरीर से निकल के अंदर गया एंड वंस अगेन इट स्टार्ट्स इन्फेक्टिंग जस्ट लाइक दैट। इट नेवर हैपेंस। वो व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद उसका नंबर बढ़ेगा, इट विल मल्टीप्लाई, इट विल रेप्लिकेट, द नंबर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। एक लेवल तक उसके नंबर्स बढ़ने के बाद उसकी ताकत बढ़ेगी किसी व्यक्ति को संक्रमित करने के लिए। अगर उसके पहले आपके बॉडी की रोग प्रतिकारक शक्ति उसको नेगेट करती है तो वो उसको डिसीज
नहीं होगा व्यक्ति को, पर अगर वो मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बहुत जल्दी रैपिडली बढ़ा, वो बढ़ेगा इम्यूनिटी कम होने की वजह से या कोई और कोमॉर्बिड मेडिकल कंडीशन होने की वजह से, तो इन्फेक्शन विल गो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट एंड द पर्सन विल हैव डिसीज। ये डिसीज होने के बाद वो हो जाएगा दूसरे, वो जो स्प्रेड करेगा वो डिसीज होने के बाद ये इन्फेक्शन दूसरे होस्ट में भी फिर से यही साइकिल फॉलो करेगा। जैसे इन्फेक्शन प्रवेश करेगा वो इतनी मात्रा में नहीं कर सकता कि किसी को ऑन द स्पॉट इमीडिएटली उसको इन्फेक्ट करें या डिसीज फैले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद उसको मल्टीप्लाई होना है, उसको रेप्लिकेट होना है, उसके नंबर्स बढ़ने हैं। उसकी ताकत तभी बढ़ेगी जब उसकी नंबर्स बनेगी, उसका संख्या बल बढ़ेगा उसका, और उसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आएंगे, उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में, आरएनए डीएनए में भी चेंजेस आएंगे, और उसकी जो रोग की कातिलता है उसको ये बढ़ाता है। जैसे मैंने बोला, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिन्स, एंड ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, बट प्रोबेबली वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन बैक्टीरिया और वायरस। अपने समझ के लिए ये आज काफी है, और अगर रोग संक्रमण के लिए सीखना है तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसमिशन साइकिल सबके लिए सेम है, ये सेम रहेंगे एंड तक। चाहे आप गायनेकोलॉजी के यूनिट में काम कर रहे हैं, सर्जिकल यूनिट में है, पीडियाट्रिक में है, या आप कोई भी मेडिकल फैकल्टी के अंडर में आपका सर्विस है, you are going to face the same infective agents और pathogens। यही इंक्रीमेंटिंग फैक्टर्स है जो इन्फेक्शन फैलाएंगे, संक्रमण फैलाएंगे। जैसे मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे, सोर्स और रिजर्वोयर, होस्ट। तो फर्स्ट पॉइंट डिटेल में हम जाएंगे सोर्स और रिजर्वोयर पे। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से होता है? ह्यूमन बीइंग हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, ये दो तो हम जानते हैं। पर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच ऑल ऑफ अस शुड अंडरस्टैंड इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। वो लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, वो जीवित व्यक्ति या जीवित प्राणी के अलावा निर्जीव वस्तु भी इन्फेक्शन फैलाने में, संक्रमण फैलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आप समझ लो, टेबल है, वुडन टेबल है, प्लास्टिक है, ग्लास है, एल्यूमिनियम है, कार्डबोर्ड है, सी देयर आर सो मेनी थिंग्स। ये सब चीज भी इसके सोर्स हो सकते हैं, और इसके ऊपर ये पैथोजेंस रह सकते हैं, कुछ टाइम के लिए पनप भी सकते हैं। रिजर्वोयर, उसका मतलब है एनी पर्सन, एनिमल, प्लांट, सॉइल और सब्सटेंस इन विच एन इन्फेक्शन एजेंट लिव्स एंड मल्टीप्लाइज। रिजर्वोयर मतलब एक सिंपल चीज अगर आप समझते हो तो इट इज लाइक अ स्टोर हाउस। वहां पे ये गोडाउन है उसका, वहां पड़ा है, उसके कंडीसिव कंडीशंस आएंगे, फेवरेबल कंडीशंस आएंगे, वो इमीडिएटली ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। कोई ह्यूमिडिटी में ग्रो करेगा, कोई बारिश में ग्रो करेगा, कोई समर में ग्रो करेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन, कोई डार्कनेस में ग्रो करेगा, कोई सनलाइट में ग्रो करेगा। सो दीज आर दी थिंग्स वेयर द रिजर्वोयर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ये जान लें कि रिजर्वोयर मतलब बिल्कुल एक स्टोर हाउस या गोडाउन की तरह है, जहां से स्पोरेडिकली या ऑन अ रेगुलर बेसिस दिस पैथोजेंस would keep on shooting out and संक्रमण फैलाते रहेंगे। Source refers to the immediate source of infection and may not be or always a part of reservoir. Reservoir और source different भी हो सकते हैं। Reservoir और source कोई संक्रमण के लिए सेम भी हो सकते हैं। अगर आप हुकवर्म इन्फेक्शन देखो तो रिजर्वायर उसका ह्यूमन बीइंग है, मैन इज ए ह्यूमन बीइंग, वो उसका सोर्स है, रिजर्वायर है, और सॉइल जो मिट्टी है, जमीन है, वो उसकी सोर्स है। उसी हिसाब से टीटेनस हम जानते हैं, टीटेनस जो टीटी का इंजेक्शन देते हो आप, वो जो टीटेनस है वो सॉइल में ही होता है, वहीं से इन्फेक्शन आता है। तो आप अगर देखोगे तो वो कंडीशन में सोर्स भी सेम है, रिजर्वायर भी सेम है। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसमें कोई बहुत टेक्निकल चीज में जाने की जरूरत नहीं है, पर आप डिफरेंस खाली समझ लो कि सोर्स ये है और रिजर्वायर ये है। और रिजर्वायर भी दो टाइप के होते हैं, होमोलॉगस बोलते हैं टेक्निकली और हेट्रोलॉगस बोलते हैं। होमोलॉगस में इट इज लाइक ह्यूमन टू ह्यूमन जो होता है ट्रांसमिशन, लिविंग बीइंग टू लिविंग बीइंग, बट इन ह्यूमन टू ह्यूमन। और हेट्रोलॉगस में ये स्पीसीज क्रॉस करता है, जैसे ह्यूमन टू एनिमल्स, एनिमल टू ह्यूमन, समथिंग लाइक दैट। पर हम कॉन्सेंट्रेट अपने उसमें कर रहे हैं होमोलॉगस ट्रांसमिशन साइकिल में, विच इज ह्यूमन टू ह्यूमन। टाइप्स ऑफ रिजर्वायर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिजर्वायर्स बेसिकली, ह्यूमन रिजर्वायर, एनिमल रिजर्वायर, और जैसे मैंने बताया आपको इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग रिजर्वायर।
ह्यूमन रिजर्वॉयर में हम दो चीज सुनेंगे, आप भी अभी बहुत चीजें सुनते होंगे। ये केस है, ये कैरियर है, को केस बोलेंगे, कौन से बंदे को कैरियर बोलेंगे, ये थोड़ा हम समझ लें, वो अपने लिए आवश्यक है। दूसरा है एनिमल रिजर्वॉयर, उस because we are concentrating ourselves on the human reservoir and these transmission cycles because we deal with them daily. We are into dealing with human reservoirs and human infections. और नॉन लिविंग रिजर्वॉयर्स में जैसे मैंने बताया, सॉइल इज वन ऑफ द मेजर रिजर्वॉयर्स। ऐसे काफी रिजर्वॉयर्स हैं, पर अपने मोस्ट कॉमन वुड बी द सॉइल एंड द वाटर पॉन्ड्स एंड द लेक्स। तो ये चीजें आप बिठा लो दिमाग में कि ह्यूमन रिजर्वॉयर, एनिमल रिजर्वॉयर एंड नॉन लिविंग रिजर्वॉयर। प्राइमरीली clinically we are concentrating more on the human reservoir. Human reservoir में दो चीज जैसे मैंने आपको बताई, पहली चीज है केस, सेकंड वन इज द कैरियर। केस किसके माध्यम से क्या हम बोलना चाहते हैं? केस इज इंडिविजुअल विथ पर्टिकुलर डिसीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस हो चुका है, जो व्यक्ति को डिसीज हुआ है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ केस। इसके तीन प्रकार, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल और लेटेंट। क्लिनिकल केसेस में जिसको आप बोलते हो क्लिनिकली इसके सिम्टम्स आ गए, उसको चिन्ह दिखाई देने पड़ते हैं, जैसे कुछ हो गया, बुखार आ गया, खांसी शुरू हो गई, नाक में से पानी बहना शुरू हो गया, आंख लाल हो गई, शरीर के ऊपर पफोले जैसे कुछ हो गया। ये सब चीजें हैं जो क्लिनिकल सिम्टम्स और साइंस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्लिनिकल केस बहुत एविडेंट होते हैं, इसको पहचानने में बहुत दिक्कत नहीं होती है। हम जानते हैं कि ये ऑलरेडी डिसीज्ड हैं, ये संक्रमित हो चुके हैं, ये वही कीटाणु से ग्रसित हैं। सब क्लिनिकल केसेस और लेटेंट केसेस, इसमें सब क्लिनिकल केसेस आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू बी डीलिंग विद। सब क्लिनिकल केसेस में होता क्या है कि कोई उनके चिन्ह नहीं होते, वो रैंडम सैंपलिंग में या सामने आते हैं। जब तक सब क्लिनिकल केस है, ऐसा नहीं है कि वो संक्रमण नहीं फैलाएंगे, पर सब क्लिनिकल केसेस को पकड़ना बहुत मुश्किल है। सो आपको भी ध्यान रखना है कि जब माहौल इन्फेक्शन का हो, जब माहौल संक्रमण का चारों ओर हो, सिवियरिटी इन्फेक्शंस की ज्यादा हो, या आप इन्फेक्टिव वार्ड के पेशेंट्स में इवन अदरवाइज आपकी ड्यूटी हो, तो ये चीजें आप लाइट नहीं लें। क्लिनिकल इन्फेक्शन सबको पता चलता है, पर आपको इन्फेक्टिव वार्ड में सारे के सारे पेशेंट्स सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के होंगे ऐसा मान के प्रिकॉशन लेके चलना है, जो आपको बाद के वेबिनार्स में बताया जाएगा। पर इसकी थियोरेटिकल क्रिटिकलनेस जानने की आवश्यकता इसीलिए है कि आप इसको समझ के चलें कि सब क्लिनिकल केसेस आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद एंड टू कीप इट इन माइंड। और तीसरी कैटेगरी है लेटेंट केस। लेटेंट केस में क्या है कि जैसे उसको मौका मिलेगा, वो मौका परस्त इन्फेक्शन है, वो पड़ा रहेगा तक उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसको अपने अनुसार अनुकूल वातावरण की सपोर्ट नहीं होगी, तब वो कुछ नहीं करेगा। और जैसे ही उसको अनुकूल वातावरण होगा, अनुकूल सपोर्ट मिलेगा, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलेगा, इट विल स्टार्ट एक्टिंग एंड इट विल स्टार्ट गेटिंग फ्लेयर अप। जब तक उसको सपोर्टिव सिस्टम और एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं, ये लेटेंट में पड़ा रहेगा, ये डॉर्मेंट रहेगा, कुछ नहीं करेगा। सो दीज आर दी थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और सब क्लिनिकल केस या प्री इन्फेक्शन में it is nearly or completely asymptomatic, that is what I said. It can occur in human beings and animals, इंसान और एनिमल्स दोनों में ये हो सकता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं तो वो है, जैसे हम बोलते हैं सर्दी हो गई, खांसी हो गई, कॉमन कोल्ड, फ्लू लाइक इलनेस, ये सब बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए बार किसी को छींक आने के बाद या खांसी आने के बाद इट गेट्स कंट्रोल, इज स्टिल अ सब क्लिनिकल केस, उसको लाइटली नहीं लेना है, वो किसी को भी संक्रमित कर सकता है। जैसे आप लेटेंट केस बोलते हैं, इम्यूनो कॉम्पिटेंस बहुत कम है, इम्यूनिटी बहुत, तो उसको कोमॉर्बिडिटी के तौर पे ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। और ऐसे पेशेंट्स में ट्यूबरकुलोसिस इज
a latent infection which gets into the HIV. तो ये उसका एग्जाम्पल है, आपको समझने के लिए आसानी हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा बोला, पहले बोला हमने केस जो हम होस्ट में डिस्कस करेंगे, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट था वो कैरियर्स। कैरियर्स क्या होते हैं? कैरियर्स मतलब कॉमन टर्म्स में बोलते हैं ना, जो परिवहन के काम आते हैं, दे आर ऑल कैरियर्स। इट कैरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर, वन पर्सन टू द एनिमी। ये तीन कंडीशन है जहां पे कैरी करते हैं। कैरी करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? या तो उसकी टाइप्स हैं, उसके ड्यूरेशन के हिसाब से भी उसको उसका वर्गीकरण किया गया है। According to types, if you say, there are incubatory carriers, there are convalescent carriers और healthy carriers। तीन टाइप के कैरियर्स हैं, एक इंक्यूबेटरी, एक कॉन्वेलेसेंट और हेल्दी कैरियर्स। दूसरा, अगर उसका ड्यूरेशन के हिसाब से आप उसको क्लासिफाई करते हैं तो वो है टेम्पररी कैरियर, मतलब वो आके उसी टाइम संक्रमण करके कैरी करके वो चला जाता है, खत्म हो जाता है। और दूसरा है क्रोनिक कैरियर। ये क्रोनिक कैरियर है, कई महीनों तक या कई सालों तक वे कैरी करते हैं इन्फेक्शन को, पैथोजन को, और वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। सो अगर ड्यूरेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप देखो तो टेम्पररी और क्रोनिक कैरियर्स हैं। अगर वो बेसिक टाइप के हिसाब से आप देखो तो इंक्यूबेटरी और कॉन्वेलेसेंट और हेल्दी कैरियर्स। अब ये क्या है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दिखा दूं। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यहां से किसी को इनिशियल इन्फेक्शन शुरू होता है, मतलब पैथोजन जो बैक्टीरिया वायरस है वो प्रवेश करता है बॉडी के अंदर कहीं से भी, यहां से लेके यहां तक, ये लाइन है, दिस इज ऑनसेट ऑफ डिसीज। अब ये पीरियड है इनिशियल इन्फेक्शन, मतलब पैथोजन के प्रवेश करने के बाद और साइंस और सिम्टम्स किसी को होने तक का जो पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड है। ये पीरियड है जब मैंने आपको समझाया था कि पैथोजन अंदर जाएगा, पैथोजन धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगा, पैथोजन रेप्लिकेट करेगा, पैथोजन के डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे, और ये सब बढ़ते 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 ये लेवल तक बढ़ेगा कि इसके बाद यहाँ से उसको साइंस और सिम्टम्स शुरू होंगे। अब ये उसको रोग होने के चिन्ह यहाँ से आपको दिखाई पड़ेंगे, और ये यहाँ तक है जो पीरियड ऑफ डिसीज है। हर एक डिसीज का एक पीरियड पैटर्न फॉलो होता है। कोई डिसीज हफ्ते में कंट्रोल आएगा, कोई डिसीज के सिम्टम्स 10 दिन में जाएंगे, कोई डिसीज के सिम्टम्स 72 आवर्स में कम होंगे। दैट इज द पीरियड द रिकवरी ऑफ डिसीज। ये जो पीरियड है वो डिसीज का पीरियड बोलते हैं हम। अब यहां से अगर आप देखोगे, इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होगा और डिसीज का पीरियड चालू होगा और डिसीज का पीरियड कम होगा। ये जो पीरियड है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, ये पीरियड मैक्सिमम पीरियड है जहां पे संक्रमण किसी और को फैलेगा। तो आप समझे, जब प्रवेश करता है पैथोजन, दैट इज द इनिशियल फेज वेयर इन्फेक्शन एंटर्स द बॉडी, then it goes into the incubation period where it multiplies, replicates, change in structure happens, the number goes up, and the severity is increased to an extent where the onset of disease would happen. Once the onset of disease would happen, the disease would follow its normal course, maybe 3 days, 5 days, 10 days, or whatever it is, and then the disease would get under control because of the medicines that you give, because of the vaccines, or because of the natural immunity of the person. ये यहाँ पे खत्म होगा। तो ये जो पीरियड है यहाँ से यहाँ का, वो कम्युनिकेशन बोलते हैं, कम्युनिकेबिलिटी। और उसके बाद जब व्यक्ति वो डिसीज से रिकवर होता है, तब भी जो कैरियर थोड़े बहुत बच जाते हैं वो उसको कॉन्वेलेसेंट कैरियर बोलते हैं। फुल रिकवरी के पीरियड में भी कुछ प्रारंभिक दिन ऐसे होते हैं या समय ऐसा होता है कि वो व्यक्ति, वो इन्फेक्शन, उसको बुखार खत्म हो गया, उसका नाक बंद हो गया था, वो सही हो गया, उसका सर्दी जुकाम कंट्रोल में आ गया, उसका फीवर डाउन हो गया, उसका डायरिया बंद हो गया, उसका वॉमिटिंग बंद हो गया, लेकिन उसके बॉडी के अंदर से पूरी तरह से पैथोजन वाइप आउट नहीं हुआ है। दैट पैथोजन स्टिल कीप्स ऑन एक्सक्रीटिंग। और ये जो कॉन्वेलेसेंट कैरियर है, वो व्यक्ति को हम कॉन्वेलेसेंट कैरियर बोलते हैं कि रिकवरी पीरियड में भी वो संक्रमण वेरी लेस, इट इज वेरी वेरी हार्डली, मतलब मिनिस्क्यूल है वो कि किस इन्फेक्ट करेगा, पर फिर भी टेक्निकली दिस इज अ पॉसिबिलिटी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस initial infection, incubation period, period of disease, period of communicability, and the convalescent carriers. Once the person, even if is into a recovery phase, वो infect कर सकता है। आपको भी ये बहुत ध्यान रखना है कि फीवर या साइन सिम्टम्स कम होने के बावजूद पेशेंट वार्ड में है, दैट डजंट मीन दैट यू लेट योर गार्ड लूज, आप बिल्कुल कैजुअल अप्रोच से उसको काम करो, ये नहीं चलेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल इन्फेक्शंस।
Don't go for any specific infection. I tell you anything about it. It is for all infective procedures, all infections under the sun and the moon in the present condition. तो आप ये पकड़ के मत चलो कि इसको ट्यूबरकुलोसिस है, इसको ये फला है, फला, ऐसा नहीं है. इन्फेक्शन मतलब उसके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विल रिमेन द सेम. मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे इसकी साइकिल है, कैसे फैलेगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेगा, ये हमने बताया आपको. कैसे करेगा? देयर आर डायरेक्ट वेज, देयर आर इनडायरेक्ट वेज. डायरेक्टली करेगा कॉन्टैक्ट से, इन्फेक्शन ड्रॉपलेट से भी जाएगा, जैसे नाक से निकले, कोई छींकेगा, कोई नाक खाली करता है, जैसे किसी को खांसी आती है तो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन करते हैं, फैलाते हैं. जैसे मैंने बताया सॉइल के जमीन के नीचे पैर में डायरेक्टली इन्फेक्शन जाता है, पैर में घाव है, इन्फेक्शन सीधा अंदर चला गया, इट गोज डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाके इन्फेक्ट करता है. स्किन के ऊपर, आपके म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स के ऊपर, जैसे आंख में से प्रवेश करता है, नाक के म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो कवर करती है इनर लाइनिंग, उससे करता है. और माता के गर्भ से बच्चे के अंदर जो प्लेसेंटा बोलते हैं, जो उसके द्वारा भी ये इन्फेक्शन बच्चे में जा सकता है. दैट इज वर्टिकल ट्रांसमिशन. और द सेकेंड पार्ट इज द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, विच इज व्हीकल बॉर्न, वेक्टर बॉर्न, एयर बॉर्न, फोमाइट बॉर्न. और आपको वेक्टर वो है, जैसे आप वेक्टर में क्या करें, आप मच्छर समझते हैं, मच्छर को मॉस्किटो बाइट्स. मॉस्किटोज आर द प्रिंसिपल कॉमन वेक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन. कॉकरोच जो हैं, मक्खी जो हैं, वो मैकेनिकल वेक्टर्स हैं. ये आपको डिफरेंस समझना जरूरी है. वेक्टर्स आर टू काइंड्स, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल. मैकेनिकल इज जो मक्खी बोलते हैं, कॉकरोच बोलते हैं, इसके अंदर आ गया, वो किसी को ट्रांसमिट कर सकते हैं क्या? उसके अंदर ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये ग्रो नहीं हो सकता, उसी फॉर्मेट में ये ट्रांसफर हो जाएगा. बायोलॉजिकल वेक्टर इज मॉस्किटो. उसके अंदर पैथोजन चला गया, वो उसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, ग्रो होगा, और कई गुना ज्यादा ताकत से वो दूसरे बंदे के शरीर में प्रवेश करेगा. दिस इज द डिफरेंस. सो डायरेक्ट ट्रांसमिशन, एज आई सेड, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में, जैसे टचिंग है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, शारीरिक संबंध बनाने से, किसिंग है. these are all the things. Sexual intercourse is one of the major reasons कि हेपेटाइटिस और आप अगर HIV एड्स समझते हैं, वो these are the main things how it transmits. बॉडी फ्लूइड के ट्रांसफर से ये होता है. सो दिस इज डायरेक्ट वे ऑफ ट्रांसफर. वायरल इन्फेक्शंस काफी ऐसे हैं जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट में भी वो ट्रांसफर होते हैं, जिसे वार्ड्स बोलते हैं. ऐसे एग्जांपल्स हैं. ड्रॉपलेट्स, जैसे मैंने बताया आपको, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, किसी को वो छींकते हैं, खांसते हैं, उसके ड्रॉपलेट्स निकल के वो फैलते हैं. सॉइल के कांटेक्ट से होता है. स्किन म्यूकोजा जो स्किन के ऊपर होते हैं, उससे भी होता है. जैसे कुछ जल गया, वहां इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन फैल गया. सिरिंजेस, इन्फेक्टेड नीडल्स, नॉन स्टेराइल सिरिंजेस, ये सब चीजें हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं इसके. और जैसे वर्टिकल ट्रांसमिशन मैंने बोला, फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा, विच इज व्हेन अ मदर इज प्रेग्नेंट. प्रेगनेंसी के दौरान माता के शरीर से बच्चे के शरीर में ये प्रवेशता है, और हैं बच्चे की हेल्थ के लिए. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ये सब जो थे वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन थे. इनडायरेक्ट ट्रांसमिट कैसे करते हैं? These 5 F's are very important. ये अच्छी चीज है याद रखने के लिए. 5 F's. फर्स्ट इज फ्लाइज, मक्खी, जो मैंने आपको समझाया. दूसरा है फोमाइट्स. फोमाइट्स इज ऑल इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जैसे हमने पहले बताया. जैसे सरफेसिस, टेबल पे है, वुड सरफेस, एल्यूमिनियम सरफेस, ग्लास सरफेस, कार्डबोर्ड्स हैं, मतलब इनएनिमेट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी ये इन्फेक्शन रहता है. वो वहां पे कुछ घंटों पे इट्स से वाइबिलिटी डिफरेंट विद डिफरेंट थिंग्स, पर वो आगे फैल सकता है. अगर आपने वहां हाथ रख दिया, वहां ऑलरेडी वो पड़ा हुआ है, और आपका हाथ आपके मुंह में चला गया, आपके आंख में गया, आपके नाक के पास गया, एंड इट गोज इनसाइड एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है. These infections agents must be capable of surviving outside the human host, because ये डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिंदा रहेंगे. कितना टाइम रहेंगे वो टाइम अलग अलग है सबके लिए, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, पर इतना बहुत आवश्यक है कि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी रहता है, वहां भी जिंदा रहता है कुछ घंटों के लिए, और उसके बाद वो आपके ऊपर भी अटैक कर सकता है, बिकॉज आपने उसके ऊपर हाथ रख दिया, आप बैठ गए, वॉट एवर इट इज. It depends upon the characteristics of the agent, the influence of the environment factors, जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी. अगर आप देखो तो बहुत, अगर सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं, मलेरिया की बात करते हो, मलेरिया इज नॉट देयर अबाउ 16,000, आई थिंक अबाउ 2,000 फीट सी लेवल.
वहां पे वो नहीं होगा. द रीजन इज टेम्परेचर उसको नहीं मिलता है. टेम्परेचर यूजुअली अराउंड 16 डिग्रीज एंड लेस the malaria pathogens cannot survive. So P. vivax ले लो, P. falciparum ले लो, आप कुछ भी ले लो, वो लेवल पे उसके संक्रमण होने के चांसेस आर ऑल थियोरेटिकल, बहुत बहुत कम है. द रीजन इज उसको जो एटमॉस्फेयर मिल रहा है वो कंडीसिव नहीं है. द एटमॉस्फेयर इज नॉट सपोर्टिंग इट टू ग्रो. सो एट अ लेवल विच इज से अबाउट 2000 feet above sea level or maybe say around 16 degrees and less of temperature, they cannot survive. वो जिंदा नहीं रहेंगे तो वो फैलाने के काबिल नहीं रहते हैं. दिस इज अ सिंपल एग्जांपल. सो एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस है. जैसे आप अगर रेन फॉरेस्ट में चले गए तो वहां सनलाइट नहीं पहुंच पाती है नीचे, तो वहां अलग तरह के इन्फेक्शंस होते हैं. वहां के पानी के द्वारा इन्फेक्शंस फैलते हैं, या वहां के मच्छर के इन्फेक्शंस हैं, वो बहुत अलग हैं. पर वो क्यों होते हैं? बिकॉज वहां ह्यूमिडिटी है, वहां सनलाइट नहीं पहुंचती है, वहां डार्कनेस है और डैम्पनेस है. So these or soil almost continuously wet रहती है. So these are and soil acts as one हिसाब से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं. ये आपने देख लिया, ये 2-3 पिक्चर्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं. जैसे खाने पीने की चीज़ों में कैसे होता है, जैसे किसी ने स्टूल पास कराए, शौच क्रिया करने के बाद अगर हाथ ठीक से धोए नहीं है, उसी हाथ से पानी लिया है या पानी के कुंजे के अंदर हाथ डाल दिया है, या तो हम उस ये वेक्टर्स जो हैं, मच्छर हैं, जो बोलते हैं फ्लाइज हैं, वो उसके ऊपर बैठ गए, या तो ये सॉइल डायरेक्टली इन्फेक्ट हो गया क्योंकि वहां स्टूल पास करा हुआ है. अब अगर ये चीज खाने के लिए ये पानी यूज करा गया, पीने के लिए यूज करा गया है, तो ये सारी की सारी चीजें मिलके क्या करती है, ये इन्फेक्ट करेगी. सो दिस इज फीको ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन. सो आपका हैंड वॉशिंग का टेक्निक और वो जब चीजें इन्फेक्शन प्रिवेंशन में जो बताते हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस. So you should be very careful, not only after going to say attend your nature call or what, but every time you have to wash your hands properly, and that is some basic principle of cleanliness and hygiene. Transmission of soil transmitted helminths, जैसे ये सॉइल रिजर्वोयर भी हो सकता है, सोर्स भी हो सकता है. यहाँ पे स्टूल पड़ा है, यहाँ पे कोई इन्फेक्टिव पैथोजन पड़ा है, ये आप नंगे पैर चलते हैं, वहां पे गए हैं, पैर के अंदर कट है कुछ, ये इन्फेक्शन उसके अंदर प्रवेश कर गया और सीधा आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा और आपको इन्फेक्ट करेगा. दूसरा, यही सॉइल, आप यहाँ कुछ अनाज उगता है, यहाँ कुछ खाने की चीजें होती है, वेजिटेबल्स बन गए, फ्रूट्स बन गए, अगर उसको भी अच्छे से साफ करके नहीं लिया गया तो ये फूड आइटम्स में ये फैल सकता है. और जैसे पहले बताया आपको, ये इसको प्लग करने के लिए आप जाते हो तब भी होता है. सो फीको ओरल रूट ऑल्सो इज अ डायरेक्ट way of transmission. Second is through the soil transmitted helminths. ये tape worms होते हैं, hook worms होते हैं, directly tape worms, round worms directly जाते हैं, hook worms goes through skin in the direct contact. Ultimately they lead to disease, diarrhea, dysentery जो आप बोलते हैं, ये सब से टाइफॉइड हो गया, जॉन्डिस हो गया. ये खाने पीने के तरीके से होता है. जो खाना पीना का तरीका आपका ठीक नहीं है, या तो वो चीज अच्छी नहीं है जो आपने खाई, या तो. So these are the examples. I hope you get the essence of what I want to convey. This is what we have seen. Vehicle borne जो डायरेक्ट होता है, वेक्टर borne मैकेनिकल और बायोलॉजिकल मैंने समझाया आपको. बायोलॉजिकल इज ये जो मच्छर है वो, मैकेनिकल इज कॉकरोच, मक्खी, वो सब उसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो सीधा ट्रांसफर होगा. इसमें तो अंदर रहेगा, उसके शरीर में मल्टीप्लाई होगा और ज्यादा सिवियरिटी से इफेक्ट करेगा. एयरबोर्न, खांसी, सर्दी, जुकाम. फोमाइट बॉर्न, ये सब इनएनिमेट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं. और अनहाइजीनिक हैंड्स और फिंगर्स का जो है वो अगर आप नहीं रखोगे तो ये होगा. ससेप्टिबल होस्ट, एक चीज आपको बता दूं जिसकी इम्यूनिटी कम है, वो कौन कौन से लोग हैं, जो बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं या बहुत ही ज्यादा उम्र के अपने बुजुर्ग हैं, 65 ईयर्स ऑफ एज और प्लस, जिनकी मेडिकल कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जिसको हृदय की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, लंग्स की बीमारी है, फेफड़े के जो बीमारी है, जो पहले अगर उसको निमोनिया हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, फाइब्रोसिस है, अस्थमा है, इन लोगों की हेल्थ कंडीशंस बेसिकली वीक होती है एंड दे आर मोर ससेप्टेबल टू द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शंस. तो और प्रेगनेंसी में और जो पेशेंट्स को कैंसर है किसी भी प्रकार के, इनकी बेसिकली इम्यूनिटी बहुत कम है और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा संक्रमण ये ग्रसित करते हैं और इसके बाद इनको डिसीज होता है. सो दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे अगर कोई भी
क्लिनिकल पैरामीटर्स में आते हैं तो इनकी ज़्यादा देखभाल करनी है, और दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड मोर। सो अगर कोई डिजीज की साइकिल शुरू भी हुई है, आपके घर में हो, आपके हॉस्पिटल्स में हो, तो यू शुड टेक more care of these people. You should not be ignoring the advices for the specific age groups. ये इसकी आई थिंक लास्ट स्लाइड क्लिनिकल है। अभी तक का जो मैंने ट्रांसमिशन मैं समराइज करूंगा कि जैसे ये ट्रांसमिशन का चेन ऑफ इन्फेक्शन है, ये अगर आप देखेंगे यहाँ से इन्फेक्शियस एजेंट है या पैथोजन है, जो हमने बोला रिजर्वॉयर में से निकलने वाली बात है, दैट इज द पोर्ट ऑफ एग्जिट। पोर्ट ऑफ एग्जिट से एनवायरनमेंट में जाएगा, वहां पनेगा, बड़ा होगा, वहां से जब दूसरे होस्ट को पकड़ेगा, एनिमल या ह्यूमन बीइंग, आज हम खाली ह्यूमन बीइंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसके पोर्टल ऑफ एंट्री से अंदर घुसेगा, चाहे वो स्किन हो, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आईज और नोज हो, या आपके मुंह से, थ्रोट से, फेरिंग्स से अंदर जाएगा, या स्किन से जाएगा, या कोई कट हो गया, आपको इंजरी है, उसी के द्वारा ये एंटर करेगा। वो ससेप्टिबल होस्ट जो मैंने बोला, जिसकी इम्यूनिटी कम है, वो उसको इफेक्ट करेगा, जिसकी इम्यूनिटी कंट्रोल में है उसका बॉडी उससे फाइट करेगा और डिसीज में कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो डिसीज होने से पहले या उसके साइन सिम्टम्स आने से पहले उसको वो कंट्रोल कर लेगा, और इसी तरह से ये पूरा चेन उसका चलता रहता है, एंड दिस इज अ रिपीटेटिव साइकिल। अगर इसको बंद करना है या ब्रेक करना है, तो कोई भी एक लेवल पे ये चेन को ब्रेक करना जरूरी है, और दैट इज द मेन सोर्स ऑफ थेरेपी एंड ट्रीटमेंट। ये आगे के जो वेबिनार्स होंगे उसमें भी आपको बताया जाएगा कि कैसे चेन टूटेंगे, कैसे उसको मैनेज करना है। बट दिस इज द बेसिक टीचिंग विच आई वांटेड टू शेयर, कि कैसे पैथोजन क्या क्या होते हैं, बेसिकली पैथोजन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पैथोजन कैसे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में जीते हैं, एंड हाउ दे मूव फॉरवर्ड एंड इन्फेक्ट समबडी एल्स। और आप किसका सविशेष ध्यान रखेंगे, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं और वो सब जिनकी इम्यूनिटी कम है, और बाकी के लोगों की जो इम्यूनिटी ठीक है, उन लोगों को वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और this is how you can break the chain. There are vaccinations available for it. Information and counseling is something which is absolutely important, जो हम that is a part of the counseling। और जैसे डॉक्टर प्रीति ने हैंड्स ऑन के लिए भी बाद में ये मॉड्यूल्स उपलब्ध होंगे और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होगा, बट दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू कंट्रोल द इन्फेक्शंस। एंड द लास्ट स्लाइड इज मैडम चंद्रावती का जो प्रेजेंटेशन होगा वो आप नोट करिए 30th मई को है, टाइम रिमेन्स द सेम 3 to 4 PM। ये लिंक भी है, लिंक आपको फिर से भेजा जाएगा, बट द टाइम इज 3 to 4 PM 30th मई। और एक रिक्वेस्ट फिर मैं भी करूंगा, आपका जो भी मोबाइल है जिससे आप लॉग इन करे हैं आज, सेम मोबाइल नंबर यूज करिए, सेम मोबाइल से, बिकॉज आपका रिकॉर्ड रहेगा, आपको सर्टिफिकेट जो देने हैं उसमें आसानी रहेगी। आप अगर दूसरे तीसरे मोबाइल से हर टाइम अलग मोबाइल से करेंगे तो शायद ऐसा हो आपने अटेंड करा हो पर आपका नंबर हर एक वेबिनार में नहीं होगा, तो इन्फेक्शन ये आपके क्रेडिट पॉइंट्स के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। सो आई रिक्वेस्ट यू गेट लॉग्ड इन फ्रॉम द सेम मोबाइल नंबर for all the 12 webinars. Madam's webinar is on 30th May, Dr. Chandravati madam, and she will be talking infection prevention and control, biomedical waste management. Time is 3 to 4. Thank you, Dr. Preeti. Thank you very much. Thank you, Dr. Fagun. आपका टॉक बहुत अप्रिशिएट हुआ है. Lot many comments on your talk. We never expected so many questions. Believe me, there are more than 100 questions. Difficult to read them out. That means I have not made myself clear. Yeah, you have made yourself clear, but there are few questions that need to be answered. Yes. Few things, I really apologize because there are few who are connected from South, so they were difficult in understanding in Hindi. So next time we'll have to ensure that whatever we speak, we have to speak in Hindi and English both, so that something they get some messages who have logged in today. You can do one thing. We can have one more talk after the entire thing gets. Just go through it in English, and you can keep specifically for the colleagues from down south, and that we can all keep it only in English. So I think that can also be done. We can just work out on that. Few things before I take up the questions regarding these webinars. कुछ questions हैं कि क्या ये कोर्स हमारा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है कि नहीं. ये बताना चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट से नहीं अप्रूव्ड है, ये फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी जो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी
नेशनल ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट की संस्था है, जैसा कि डॉक्टर अल्पेश गांधी जी ने बताया, जिसका 35,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं। वो खुद एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये पहला स्टेप है। और उसके साथ जो जुड़े हैं वो जेपाइगो एनजीओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम होती है उनसे ट्रेनिंग लेने में। तो इट्स सच अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। जेपाइगो इज वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर लिंक्ड विद जेपाइगो। सो ये दो सोसाइटीज मिलके आपको सर्टिफिकेशन करेंगी। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे बहुत से पैरामेडिकल्स हमारे एक लिंक से जुड़े हुए हैं, तो वो जो ओनर्स हैं, जो फैसिलिटी ओनर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे अटेंड ऑल द वेबिनार्स। आप उनकी लिस्ट बनाइए, यू इंडोर्स दोज कि आपके यहाँ उन्होंने अटेंड किया है। आई विल सेंड यू द मेल आफ्टर द वेबिनार्स आर ओवर। You can send us the mail that these are the paramedicals who have attended these webinars, and then we can issue the certificates. तीसरा क्वेश्चन था कि कौन से पैरामेडिकल्स अटेंड कर सकते हैं। तो हमारा पर्पज है सिर्फ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को टीच करना। तो जो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़ा है, काम कर रहा है, वो उतना सीखना चाहे वो ज्वाइन करे। और हम चाहेंगे, इनकरेज करेंगे, अपने फ्रेंड्स को इनकरेज करिए, क्योंकि ये वेबिनार्स आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस डॉक्टर फागुन, जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है। वन इज व्हाट इज सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन और डोरमेंट इन्फेक्शन के बारे में जो बात करते हैं, इसका क्या मतलब है? सब क्लिनिकल से आप क्या समझते हैं? सब क्लिनिकल is you can always say it is which is not showing full blown symptoms of the disease। मतलब कि उसको फुल फ्लेज रोग होने के साइंस और सिम्टम्स नहीं है। एक होता है क्लिनिकल, कोई बुखार हो गया, बहुत टेम्परेचर आ रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, ये सब उसके सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, सिम्टम्स हैं। ये सब उसको परमिट करता है। पेट में दर्द है, बहुत सीवियर पेन है, आप बोलेंगे इसको अपेंडिसाइटिस है या इसको टाइफाइड फीवर हो गया है, एंट्रिक है, ये सब चीजें हैं। ये क्लिनिकली रेलेवेंट केस है, जहां पे आप उसको हिस्ट्री लेके उसको एग्जामिन करके आप समझ जाएंगे कि ये इन्फेक्शन का डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप रख सकते हैं। सब क्लिनिकल केसेस में पेशेंट आपको पूरी डिटेल नहीं बता पाएगा। पेशेंट बोलेगा हाँ मुझे अनइजीनेस लग रहा है, आई एम फीलिंग अनइजी, बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तो फुल ब्लोन डिसीज का जो पिक्चर है वो नहीं होता है, उसके सारे साइन सिम्टम्स नहीं आते हैं। सो इट इज लाइक अ प्री क्लिनिकल स्टेज। तो एक स्टेप आगे से, और जब इंक्यूबेशन पीरियड में जो होगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर सब क्लिनिकल केसेस। और सब क्लिनिकल केस तब पकड़ में आते हैं जब ये रैंडम हेल्थ चेकअप्स होते हैं। रूटीन में कोई पेशेंट यूजुअली सब क्लिनिकल स्टेज में डॉक्टर के पास नहीं जाता है यूजुअली, बट रूटीन जो अपने हेल्थ चेकअप कैंप्स होते हैं, एंटीनेटल चेकअप कैंप्स होते हैं, जैसे वैसे रूटीन हेल्थ चेकअप स्क्रीनिंग कैंप्स होते हैं, उसमें ये पकड़ में आता है। तभी जाके होता है कि भाई इन अ वीक्स टाइम, 3 days टाइम, जो भी डिसीज से अफेक्टेड है उसकी लाइफ साइकिल के हिसाब से उनको सिम्टम्स डेवलप होंगे। सो दे आर इन, यू कैन से एसिम्प्टोमेटिक और होके वो फुल ब्लोन डिसीज के प्रोफाइल, अगर उनकी इम्यूनिटी कम है तो। अगर जैसे इन्फेक्शन बॉडी में एंटर करेगा, द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी विल स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट इट। रोग प्रतिकारक शक्ति जो WBC का मेन काम है, व्हाइट ब्लड सेल्स का, वो उसको इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी विल स्टार्ट गेटिंग हिटिंग आउट। वो जैसे ही इन्फेक्शन प्रवेश करता है, पैथोजन को बाहर निकालने के चक्कर में लगते हैं। दे ऑल्सो इंक्रीज दैट डिफेंस मैकेनिज्म। पर अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनिटी कम है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वेयर द इम्यूनिटी डिफेंस मैकेनिज्म विल गो डाउन। जब तुम्हारे किले ध्वस्त हो गए तो फिर ये चढ़ाई करेंगे, और उसके बाद ये इन्फेक्शन सिवियरिटी में ब्लो करके फुल ब्लोन डिसीज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर फागुन ये है कि पैथोजन एक बॉडी में कितनी देर रहता है? जैसे कोई भी पैथोजन है तो वो कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन उसके डर रहेगा कि वो उसको इफेक्ट कर सकता है? तो पैथोजन कितनी देर बॉडी में रहता है? अलग अलग पैथोजन के अलग अलग लाइफ साइकिल्स होते हैं। जैसे आप मलेरिया को देख लो तो वो कुछ दिन तक अंदर रहता है। आप अगर एंट्रिक टाइफॉइड को ले लो तो इट कैन स्टे ऑन फॉर एटलीस्ट 2 weeks इफ नॉट ट्रीटेड, इफ ट्रीटेड फॉर 7 to 10 days। और ऐसा नहीं है कि वो सेम एलिमेंट सेम सिवियरिटी में रहेगा। जैसे एंटर करा, इट इज गोइंग टू बी देयर,
अगर ट्रीटमेंट शुरू हो गया है तो धीरे धीरे उसका इन्फेक्टिव पोटेंशियल, विरुलेंस, संक्रमण करने की ताकत कम होती जाएगी। अगर आप जैसे वर्म इन्फेक्शन है, वर्म इन्फेक्शन अगर आप देख लो, टेप वर्म्स, वो मतलब इट इज फॉर मंथ्स टुगेदर, इट कैन स्टे इन सिस्टिक फॉर्म इन दिस सिस्टिक। सो अलग आप बैक्टीरिया ले लो, आप वायरस ले लो, आप प्रोटोजोआ ले लो, वर्म्स ले लो, तो उनकी अलग अलग कुछ घंटों से लेके कुछ महीनों तक की उसकी ड्यूरेशन है, लाइफ साइकिल है, वेयर इट कैन जस्ट गो डॉर्मेंट। अगर जैसे एटमॉस्फेयर फिर से हुआ, वो फिर से एग्रेवेट होके इट विल फ्लेयर अप। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम आवर्स टू अ फ्यू मंथ्स। डॉक्टर फागुन, एक चीज और पूछना चाहते हैं, क्या एक सिंपल शब्दों में आप बता सकते हैं ट्रांसमिशन साइकिल से क्या मतलब है? जैसे अभी तो आपने काफी समझाया ट्रांसमिशन साइकिल, अगर सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहें। ट्रांसमिशन साइकिल इज समथिंग, जैसे एक पैथोजन, आप मान लो कोई सोर्स या रिजर्वोयर से निकला, जो उसका घर है, वहां से निकल के वो जो होस्ट के अंदर गया, वो होस्ट को उसने इन्फेक्ट करा। ये जो प्रक्रिया है, दैट इज द ट्रांसमिशन साइकिल। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमने देखें कि होस्ट हैं, उसका एंट्री पॉइंट है, उसका एग्जिट पॉइंट है, ये सब डिटेल में हमने सुना कि जैसे अगर सोर्स से या रिजर्वोयर से वो पैथोजन निकला है, वो एक इंसान को या एनिमल को कैसे इन्फेक्ट करता है, वो एंट्री पॉइंट उसका होगा। वहां से जमीन से आपके शरीर में उसकी एंट्री होनी जरूरी है, या तो ड्रॉपलेट रेस्पिरेटरी है, उससे आपके शरीर में एंट्री होनी जरूरी है। सो एंट्री पॉइंट्स हमने डिस्कस करें। एक बार एंट्री पॉइंट्स म्यूकस मेम्ब्रेन से गया, नाक से गया, मुंह से गया, आंख के म्यूकस मेम्ब्रेन से गया, या इंजेक्शन के पॉइंट से आपके शरीर में एंटर हुआ, या तो वो पॉइंट से आपके शरीर में हुआ, वहां दीज आर ऑल एंट्री पॉइंट्स। सो सोर्स से या रिजर्वोयर से निकल के होस्ट के बॉडी के अंदर प्रवेश करने तक के जो एलिमेंट्स हैं, दिस एलिमेंट फॉर्म द एंटायर थिंग, इज कास्केड इज कॉल्ड एज द ट्रांसमिशन साइकिल। डॉक्टर फागुन, एक और क्वेश्चन जो जनरल उसमें पूछा है लोगों ने, ये सकते हैं हमारे ख्याल से, क्योंकि अभी हम लोग ये पूरा मॉडर्न इन्फेक्शन प्रिवेंशन ओवरऑल ले रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी जो डर कोविड का बैठा हुआ है सब में, तो उनके 2-3 सवाल कोविड से रिलेटेड है कि कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट करें, कैसे इसका स्प्रेड प्रिवेंट करें। इस तरह के सवाल कुछ हैं जो ये लोग जानना चाह रहे हैं, स्प्रेड प्रिवेंट करें और अपने आप को कैसे मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि कोविड तो ठीक है, अभी की बात है, पर लेट अस नॉट डिस्कस कोविड तो बहुत अलग टाइप की बात कर रहे हैं हम। द पॉइंट इज वी हैव टू बी नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शन इज गोइंग टू बी बैड। कोविड, फॉरगेट अबाउट कोविड। आपको कोई भी इन्फेक्शन को, सीवियर इन्फेक्शन को सीरियसली ही लेना है, माइल्ड इन्फेक्शन को भी सीरियसली लेना है, बिकॉज आप फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, यू आर ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स इन्वॉल्व विद द मैनेजमेंट ऑफ द इल पेशेंट्स। बेसिकली आप अगर नॉर्मल कोल्ड केसेस को डील करते हैं, वहां भी इन्फेक्शंस तो हैं, बट व्हेन यू आर ऑलवेज ऑन द फ्रंट लाइन, आपको इन्फेक्शन प्रिवेंशन का एक बेसिक स्ट्रेटेजी है, दैट हैज ऑलवेज टू बी फॉलोड। आप मेडिकल के वार्ड में हो, आप सर्जिकल वार्ड में हो, आप पल्मोनोलॉजी के वार्ड में हो, रेस्पिरेटरी के, या आप गायनी वार्ड में हो। गायनी वार्ड में यूजुअली ये इन्फेक्शंस का इश्यू बहुत कम है, दैट इज ऑल वी कैन एग्री टू इट। बट बाकी के वार्ड्स में, मेडिकल का वार्ड हो, टीबी का वार्ड हो, रेस्पिरेटरी डिसीज का वार्ड हो, या इवन जीआई वार्ड्स, the basic protocol that you need to follow is, I would say, mainly one thing is hand hygiene is very important. You always have to be very careful about washing your hands. Patient को टच करने से पहले, पेशेंट को टच करने के बाद, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप हमेशा अपने हाथ को सैनिटाइजर से वॉश करो, सैनिटाइजर हैं, आप वॉश करते हो, ठीक है, बट ऑल सेड एंड डन, अ गुड सोप विथ वाटर, wash it for 20-25 seconds, do it thoroughly, all fingers, all nails, and go right up to the elbow. यहाँ तक का आप वॉश करो आराम से, and just let it dry. That is fine. Do it every time you see the patient, you touch the patient, you treat the patient. That is number one. Number two is mask, which is very very important. Most of the times the nursing staff is not in the habit of wearing the gowns always. That is not physically practically visible also, but आप कैप और मास्क तो डॉन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना हाथ ग्लव्स के अंदर डाल सकते हो, that is also not a problem. So gloves is very very important, need not necessarily be
latex gloves. Nitrile gloves are also fine, but gloves is an important form of protection. Second is cap and mask. Akela mask aap mat pehno, you have to have the cap also there. Mask में भी I would say N95 की fashion चली है. N95 is to be there. There are different categories of N95 with respirators, without respirators. Don't get into that mess. It is a technical chaos. What you are concerned is surgical mask, triple layer, fair enough. Take it from me. This is a guaranteed thing. आप कोई भी हेल्थ हाइजीन की साइट पे लॉग इन करेंगे, फॉरगेट अबाउट कोविड, आई टेल यू दिस इज द रूटीन थिंग. आप कभी भी किसी को इंजेक्शन ऐसे नहीं देंगे, आप किसी का आईवी ऐसे नहीं, इंट्राकैथ, वेंफ्लोन, मेडिफ्लोन ऐसे नहीं डालेंगे unless and until you have gloves in your hand, your cap, your mask, so you are protected. और कैथेटर करना है, that is also to be done after the proper having of all these things. It is good for the patient as well. उनको भी इन्फेक्शन नहीं होगा, एसेप्सिस होगा, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी यू आर ऑल्सो बेनिफिटेड बिकॉज आप ड्यूटी के बाद घर जाएंगे, आप घर में भी इन्फेक्शन को फैला सकते हैं. अगर आपकी इम्यूनिटी सही है, आपको शायद कुछ ना हो, पर घर में आपके एल्डरली पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ये लग सकता है. तो आप ये चीजें ध्यान रखें. कैपिंग, मास्किंग, मे बी 3 लेयर सर्जिकल प्लाई, 3 प्लाई इज फेयर इनफ. नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट, आई टेल यू, बिकॉज ये एक अलग चैप्टर है उसके राइट में कि कितने माइक्रोन का पैथोजन कौन से मास्क के कौन से लेयर को क्रॉस करेगा, ये सब उसमें मत पढ़ो आप. पर ये पहनना बहुत आवश्यक है, ग्लव्स, और एवरी टाइम यू विल हैव टू वॉश योर हैंड्स. The current COVID thing, forget about it. We are too much obsessed with COVID right now, and I am not against it. It is a serious matter, but as healthcare work, उसके पहले आप कितना एक्सपोज हो चुके हो कितनी चीजों से. सिर्फ HPSAG and hepatitis was one thing which took so many lives. बीच में SARS हो गया, MERS हो गया, ये सब जगह पे you were the persons who were involved as front lines. आप मेडिसिन के वार्ड में हो, एंट्रिक चल रहा है, कोलेरा चल रहा है, डायरियल डिसीजेस चल रहे हैं, they are all going to be infectious to you. So be careful about this. और इतना बेसिक अगर आप करोगे, I tell you, most of the times you'll be protected. Most of the times. There is no rule as far as any chemoprophylaxis is concerned. वो बात गलत है कि आप ये कोई मेडिसिन उसके लिए प्रिस्क्राइब करें. It has to be done under proper medical care. But these are the things that you could always have. You have a good mask, you have a cap, you wash hands properly, you wash hands before eating, you wash hands. I think this is more than enough that we, even as a frontline, can teach our staff, and we ourselves need to follow this. थैंक यू डॉक्टर फागुन. हमारे ख्याल से बहुत सारे सवाल हैं, एक एक को लेना मुश्किल है क्योंकि बहुत से इस टॉपिक से लिंक नहीं है. जैसे बहुत लोगों ने सिजेरियन सेक्शन के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, प्रेगनेंसी में, बच्चे के बारे में, सेफ मदरहुड कमेटी, सेफ मदरहुड के बारे में बहुत सारे सवाल लिखे हैं. लेकिन जो सवाल अभी है, जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार होगा, वो ज्यादातर प्रिवेंशन से रिलेटेड है. तो इसीलिए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है और जितने सवाल बचे हैं वो शायद धीरे धीरे आपको सब मॉड्यूल्स में उनके आंसर्स मिल जाएंगे, और जिनके आंसर्स नहीं मिलेंगे वो हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे. तो अब हम वेट करेंगे आप सबका नेक्स्ट सैटरडे को 3 से 4 के बजे के बीच में. 3 बजे लॉग इन कर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर चंद्रावती जी बोलेंगी प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन. जो बहुत सारे सवाल प्रिवेंशन से हैं, वो सारी क्वेरीज आपकी उसमें सॉल्व हो जाएंगी. तो प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, और हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे अपने सब अस्पताल का सामान कैसे इसको डिस्पोज ऑफ करें. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है. तो तब तक के लिए आप जाइए और आज ट्रांसमिशन, जितना ट्रांसमिशन साइकिल के बारे में डॉक्टर फागुन जी ने बताया है, उसको जाके पढ़ने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए, और जितने भी आपको आज प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं उसको अपनी प्रैक्टिस से फॉलो करिए. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू डॉक्टर फागुन, थैंक यू डॉक्टर अल्पेश, thank you Abbott and Jhpiego team for helping us for this webinar. Thank you all for attending. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Bye.